हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन प्लेटफॉर्म। होप यू डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे टर्नर का पेपर। ठीक है, टर्नर टेक्नीशियन बी इसरो का जो पेपर है ये आपको कहाँ कहाँ काम आ सकता है। देखो, ये जो पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ ये ऑब्वियसली जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट होती है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पीवाईपी क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रामबाण इलाज की तरह होते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सेकेंडली, असिस्टेंट लोको पायलट्स की जो वैकेंसी आएगी अब 2023 में, ठीक है, रेलवे में जो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है, तकरीबन लाइक 10-15 हज़ार के आसपास कुछ वैकेंसी आती है, तो इस बार भी आएगी। तो ये जो एएलपी में जब आता है ना, एएलपी की पोस्ट के लिए जब सीबीटी 2 होता है, तो सीबीटी 2 में आपको एक टेक्नीशियन का जो होता है, टेक्नीशियन तो ऑब्वियसली जिन जिन लोगों ने जो भी आईटीआई कर रखा है वो तो जो है पेपर दे देते हैं, लेकिन जो इंजीनियरिंग के बीटेक के जो बच्चे होते हैं, डिप्लोमा डिग्री होल्डर, उन लोगों को एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है एएलपी के टाइम पे सीबीटी 2 के लिए। तो वो जो एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है ना, तो उसमें से आप इसमें इनमें से जितने भी डीजीटी के सब्जेक्ट्स है उसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। तो उन पेपर के लिए ये जो मेरा क्वेश्चन डिस्कशन क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, ये प्लेलिस्ट को एक बार सेव करके रख लीजिए। आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पेपर दे रहे तब भी इम्पोर्टेंट है, और आने वाले टाइम में एएलपी का अगर आप पेपर दोगे, डीएफसीसीएल के लिए हो या फिर रेलवे के लिए हो, वहाँ पे ये बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये पेपर है 2015 का। ठीक है, कब का है? 2015 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और मैं सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगी यहाँ पे, नॉन टेक क्वेश्चंस के मैं आंसर बता दूंगी आपको बाद में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अ रीम्ड होल हैज पैचेस ऑफ पुअर सरफेस फिनिश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। तो देखो, रिमिंग ऑपरेशन क्या होता है? रिमिंग ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, कम से कम मटेरियल रिमूव करते हैं। ठीक है, जो एमआरआर होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो सरफेस फिनिश होती है वो बहुत बढ़िया होती है। रिमिंग हम कब कर सकते हैं? ड्रिलिंग होने के बाद जो हमारा जो भी वर्क पीस है, सपोज कोई एक वर्क पीस है, इसमें आपने ड्रिलिंग कर दी। ठीक है, ड्रिलिंग करने के बाद हमें जो है इसका सरफेस जो है, जो होल बना रखा है उसका सरफेस फिनिश बहुत बढ़िया करना है, तो हम क्या करते हैं तब रिमिंग का उपयोग करते हैं। या फिर हमने बोरिंग कर रखी है, ठीक है, तो बोरिंग जब हम करते हैं तो बोरिंग में सरफेस फिनिश बहुत ही घटिया मिलती है, तो उसको कैसे अच्छे कर दिया जाता है, उससे हम रिमिंग ऑपरेशन के द्वारा अच्छा कर सकते हैं। फिनिशिंग जो सरफेस फिनिश होती है वो बढ़िया करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि भाई सरफेस फिनिश ही गंदी हो गई रिमिंग करने के बावजूद भी, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसमें सिंपल ये कारण होता है, जो भी ड्रिल किया हुआ होल है या जो भी बोर किया हुआ आपका वर्कपीस है, ठीक है, उसमें इन्होंने रिमिंग अलाउंसेस ही नहीं छोड़े। रिमिंग अलाउंसेस नहीं छोड़े माने क्या, कि सपोज ये आप रीमर है, ठीक है, ये रीमर का ये इतना ही साइज है। ओके, ये रीमर है, इसके इस तरह से यहाँ पर ये होता है फेस। और अब क्या है कि जब इस रीमर के लिए आपने मटेरियल नहीं छोड़ा, वो काटेगा क्या? है ना, वो काटेगा क्या? मटेरियल ही नहीं छोड़ा आपने, एकदम स्पेस छोड़ रखा है उसमें, तो क्या करेगा वो, जो उसकी जो ऑलरेडी उसकी टिथ है वो जाकर आपके जो सरफेस है उसको जाकर टकराएंगी और वो सरफेस फिनिश खराब कर देगी। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, द बोर्ड होल हैज इनसफिशिएंट रीमिंग अलाउंसेस। रीमिंग अलाउंसेस छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो मटेरियल छोड़ो उसको काटने के लिए। अगर आप बोलोगे कि कुछ मटेरियल नहीं छोड़ेंगे, जितना आपको लगता है उतना ही आपने होल बना दिया, आप करो सरफेस फिनिश, क्या सरफेस फिनिश करेगा? वो पूरा गंदा कर देगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट ये नॉन टेक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग ऑफ अ सेंटर ड्रिल ऑफ टाइप बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सेंटर होल इज। तो देखो, जो सेंटर ड्रिल होते हैं काउंटर सिंकिंग के, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टाइप ए और एक होता है टाइप बी। तो जो टाइप बी होता है उसका इंक्लूडेड एंगल पूछा गया है, वो होता है 120 डिग्री, इसमें 60 डिग्री भी ऐड होता है। और जो टाइप ए होता है वो होता है 60 डिग्री इंक्लूडेड एंगल। तो आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, ऑप्शन डी 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correct formula to find the diameter of a job D in mm if the cutting speed V in meter per minute and the revolution per minute n are given। तो हमें पता है कि जो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 1000। तो यहाँ पे हमें निकालनी है डायमीटर, तो डायमीटर निकालने तो कैसे करेंगे हम, तो D इज इक्वल टू वी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई इंटू एन। तो इन्होंने एन यहाँ पे स्मॉल लिखा है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। पाई वी डी इज इक्वल टू वी इंटू 1000 डिवाइड बाय पाई इंटू एन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई स्पीड स्टील इज एन अलॉय ऑफ, तो HSS ये बहुत ही बढ़िया एक टूल मटेरियल है। बहुत सारे जो टूल्स हमारे टूल होते हैं वो हम इसी मटेरियल के बनाते हैं। तो ये जो हाई स्पीड स्टील है, ये इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है आपका टंगस्टन, ठीक है, इसमें होता है आपका क्रोमियम और इसमें होता है वैनेडियम। और इसका जो परसेंटेज होता है 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है और 1% वैनेडियम होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाता है 1841 क्या होता है इसमें टंगस्टन हाई स्पीड स्टील में। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, टंगस्टन, क्रोमियम, ठीक है, टंगस्टन, क्रोमियम एंड वैनेडियम। नेक्स्ट 18-8, ठीक है, 18/8 स्टेनलेस स्टील। तो ये इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें 18% क्रोमियम है और 8% निकेल है, ठीक है, 8% निकेल है। तो ऑप्शन देखो 18% क्रोमियम और 8% निकेल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर। तो ये जो दो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। हाई स्पीड स्टील, इसमें कितना परसेंटेज, किसका कौन सा मटेरियल का कितना परसेंटेज होता है ये पूछा जाता है। और आपका स्टेनलेस स्टील में किसका कितना परसेंटेज होता है ये पूछा जाता है। तो इसको लिख लेना है, आपको नोट डाउन कर लो और इसको अच्छे से कहीं किसी डायरी में लिख लो और इसको याद कर लो। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो नॉन टेक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये देखो, द सरफेस ऑफ लेथ बेड शुड बी, क्वेश्चन नंबर 8। तो जो लेथ बेड का सरफेस होता है वो किस तरह का होना चाहिए, तो आप बोलोगे रफ, क्लीन, ट्रू या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर है नन ऑफ द अबव। आप सोचोगे मैम ये क्लीन होना चाहिए, रफ होना चाहिए, रफ तो नहीं होना चाहिए, देखो ठीक है, यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए था फ्लेम हार्डन, ठीक है, उसके ऊपर फ्लेम हार्डनिंग की गई हो, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, इसी वजह से हमको जो है ऑप्शन डी चूज करना पड़ रहा है, नन ऑफ द अबव। ओके, ध्यान रखना है आपको। रफ नहीं होता है, ट्रू तो कोई बात ही नहीं है, क्लीन तो देखो क्लीन का क्या ही है, क्लीन तो हम लोग कर ही देते हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें फ्लेम हार्डनिंग उसकी होनी चाहिए, हार्डनिंग इस तरह से कि उसको एक सरफेस प्रॉपर्टी मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सेसरी ऑफ कैरिज इज, तो कैरिज देखो सैडल होता है, ठीक है, सैडल के ऊपर ये आपका जो आ जाता है कैरिज, ये एप्रॉन का ही पूरा एक पर्टिकुलरली ये फैमिली की तरह है, ठीक है, कैरिज है। कैरिज के ऊपर आपका आ जाता है क्रॉस स्लाइड, ठीक है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर आ जाता है आपका टॉप स्लाइड, टॉप स्लाइड के ऊपर आ जाता है आपका टूल पोस्ट, टूल पोस्ट में आपका लगा होता है टूल। तो ये जो भी टर्नर, जिनको भी अपना पेपर निकालना है और आप लोगों ने टर्नर एज अ ट्रेड चूज कर रखा है, ध्यान रखिए लेथ मशीन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, ठीक है, लेथ मशीन का हर एक पुर्जा पुर्जा आपको पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से उसके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो पता होने चाहिए, आपका पेपर निकल गया ये समझो, ठीक है। अगर आपने लेथ मशीन बढ़िया से पढ़ ली, दिल लगा के पढ़ ली, तो आपका टर्नर का पेपर निकल जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो एक्सेसरी है कैरीज की वो क्या, कौन सी है इसमें से, तो टेल स्टॉक है क्या, नहीं, हेड स्टॉक है, नहीं, चक नहीं, क्रॉस स्लाइड, ठीक है, क्रॉस स्लाइड जो है ये कैरीज की एक्सेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द टूल पोस्ट इज माउंटेड ऑन, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि टूल पोस्ट जो माउंट किया जाता है वो आपके एक्चुअल में कैरिज का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, टॉप स्लाइड के ऊपर हम उसको माउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या हेड स्टॉक पे, बेड पे, टेल स्टॉक पे, नन ऑफ द अबव। तो देखो बेड के ऊपर सैडल होता है, सैडल भी नहीं दिया है इन्होंने, तो हम लोग बेड एज आंसर नहीं कर सकते, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसे हम यहाँ पे नन ऑफ द अबव ही करेंगे, टूल पोस्ट, क्योंकि टूल पोस्ट जो होता है वो आपके टॉप स्लाइड के ऊपर होता है, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन में नहीं है, दैट्स व्हाई नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये नॉन टेक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर टर्निंग स्टीप टेपर, ठीक है, स्टीप टेपर, आपको स्टीप टेपर बहुत जो है स्मॉल लेंथ में, ठीक है, स्मॉल लेंथ है किसी वर्क पीस की और वहां पे आपको टेपर देना है, टेपर देना है, तो इसको कहते हैं स्टीप टेपरिंग। तो स्टीप टेपर के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार किस तरह से, फॉर्म टूल प्लंजिंग एक होता है और कंपाउंड स्लाइड स्टीप मेथड भी होता है, ठीक है, फॉर्म टूल प्लंजिंग और स्विवेलिंग द कंपाउंड स्लाइड, ये दो मेथड होते हैं जहाँ पे हम स्टीप टेपर प्रोवाइड करते हैं आपके वर्क पीस पे। लेकिन अब ये क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड सुटेबल फॉर स्टीप टर्निंग स्टीप टेपर, तो यहाँ पे सही आंसर होगा कंपाउंड स्लाइड मेथड, क्योंकि
ये जो आपका फॉर्म टूल वाला जो मेथड होता है स्ट्रिप टेपर देने का या टेपरिंग करने का, इसमें क्या होता है कि आप एक्यूरेसी पे उतना ध्यान नहीं देते हो। मास प्रोडक्शन में आप जो है फॉर्म टूल प्लंजिंग का इस्तेमाल करते हो मास प्रोडक्शन जब करना है टेपरिंग में तब। लेकिन अगर आपको उस तरह का कोई भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि मास प्रोडक्शन है, एक्यूरेसी को ध्यान नहीं रख रहे, तब आपको आंसर सिर्फ एक ही देना है, कंपाउंड स्लाइड मेथड। आप लोगों ने अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 14, ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक इज यूज्ड फॉर टर्निंग। तो जो ऑफसेटिंग होती है टेल स्टॉक में, ठीक है, इज यूज फॉर टर्निंग फॉर व्हाट। तो देखो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि जो कंपाउंड स्लाइड मेथड और ये आपका प्लंजिंग मेथड, ये हमने स्टीप टेपर की बात कर रखी है, लेकिन टेल स्टॉक को ऑफसेट करके भी हम जो है टेपर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, टेपर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि स्मॉल टेपर एंगल प्रोवाइड करते हैं, लेंथ टेपर, ठीक है, छोटे टेपर कोण से युक्त लंबे टेपर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्मॉल टेपर एंगल, एंगल ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन जो है अच्छी खासी लेंथ में हम जो है वहाँ पर टेपरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द बिग डायमीटर ऑफ अ टेपर इज एट द हेड स्टॉक एंड्स द ऑफसेट इज टूवर्ड्स द। तो मैं ये यही डिस्कस करने वाली थी, देखो क्वेश्चन ही आ गया। अब क्या होता है आपका, ये है आपका हेड स्टॉक, ठीक है, ये है आपका टेल स्टॉक। तो ऑफसेटिंग क्या होता है, ऑफसेटिंग का मतलब होता है कि इन दोनों का जो सेंटर है ना, इन दोनों का जो सेंटर है ना वो विचलित हो जाना। विचलित हो जाना माने कि आपका जो टेल स्टॉक का सेंटर है वो, एक सेकेंड ना, नहीं आ रहा है ये, वेट, टेल स्टॉक का जो सेंटर है वो हट जाना और हेड स्टॉक का सेंटर थोड़ा अलग हो जाना, ठीक है। मतलब दोनों का जो एक सेंटर था पहले, वो सेंटर ना होते हुए आपका जो है यहाँ पे टेल स्टॉक गुम हो गया, ठीक है। टेल स्टॉक, लेट मी जस्ट रब दिस, कि यहाँ पे देखो ये हो गया टेल स्टॉक, यहाँ पे टेल स्टॉक का सेंटर चला गया और ये हेड स्टॉक का ये वाला सेंटर है, तो इसको कहते हैं ऑफसेट। तो ऑफसेट में क्या होता है, देखो जब आप आपका वर्क पीस लगा रहे हो, ठीक है, आप अगर आपका वर्क पीस लगा रहे हो और ये जो ऑफसेटिंग प्रोवाइड की जाती है ऑपरेटर के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है, यानी ये टूल है आपका, ठीक है, ये टूल है और आप यहाँ पे ठहरे हो, ठीक है, आप यहाँ से टर्निंग वगैरह कर रहे हो। तो जब ऑफसेट आपकी तरफ लगाया जा रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स द ऑपरेटर है, कि ऑपरेटर की तरफ ऑफसेट दिया गया है, मतलब टेल स्टॉक इधर है। तो तब क्या होता है कि जो बिग डायामीटर होती है, ठीक है, जो बिग डायामीटर होती है वो आपकी किधर साइड में आ जाएगी, वो आपकी अ, जो है हेड स्टॉक के साइड में आ जाएगी, ठीक है, हेड स्टॉक के साइड में। क्यों? क्योंकि ये जो आप टर्निंग करोगे तो यहाँ का मटेरियल ज़्यादा रिमूव होगा और इधर का मटेरियल ज़्यादा रिमूव नहीं होता है, ठीक है, ऑपरेटर के टूवर्ड्स अगर ऑफसेट हो रहा है तो। लेकिन ऑपरेटर के अपोजिट साइड में ऑफसेट हो रहा है, ऑपरेटर के अपोजिट साइड में जब ऑफसेट हो रहा है तो ऑपरेटर को ज़्यादा जो मटेरियल मिलता है रिमूव करने के लिए वो हेड स्टॉक की तरफ मिलता है, तो यहाँ पे जो डायमीटर होगा कम हो जाएगा और यहाँ पे डायमीटर बढ़ जाएगा। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखो यहाँ पे। तो आंसर ऑपरेटर है, सेंटर नहीं सॉरी, ऑपरेटर है देखो, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे हेड स्टॉक ना देते हुए बोल देता कि टेल स्टॉक की तरफ है, ठीक है, टेल स्टॉक की तरफ जो है ज़्यादा मटेरियल है, बिग डायमीटर टेल स्टॉक की तरफ है, तो बताना कि ऑफसेट टुवर्ड्स व्हाट, ऑफसेट अपोजिट टू ऑपरेटर, ठीक है, उसके सामने वाले साइड में हम उसको ऑफसेट देंगे। होप सो कि आपको समझ में आ गया कि अगर ऑफसेट जो है वो ऑपरेटर के साइड में है तो हेड स्टॉक में ज़्यादा डायमीटर रहेगा और ऑपरेटर के अपोजिट में ऑफसेट दे रखा है तो टेल स्टॉक की तरफ जो मटेरियल है उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हेलिकल गियर्स आर यूज्ड इन। तो हेलिकल गियर्स जो है यूज किए जाते हैं स्टीम टरबाइन्स में, ठीक है, स्टीम टरबाइन में मैंने हेलिकल गियर के बारे में या पर्टिकुलरली टाइप्स ऑफ गियर के बारे में क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिया है, आप जाके प्लीज देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपलिंग इज यूज टू। तो कपलिंग देखो किस तरह के यूज करते हैं हम लोग, शाफ्ट, दो शाफ्ट को मिलाने के लिए, और वो जो दो शाफ्ट है उनका जो एक्सिस होता है वो सेम होता है, माने दोनों भी एक ही एक्सिस में रिलाई करते हैं, तो तब जाके हम क्या करते हैं, उनको कपलिंग लगा सकते हैं। तो जब हम कपलिंग लगाते हैं तो दोनों भी शाफ्ट की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑब्वियसली अगर ये है शाफ्ट,
दूसरा ये शाफ्ट है, अब यहाँ पे कपलिंग लगा रहे हो तो ऑब्वियसली ना इनकी लेंथ बढ़ गई, ठीक है? तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज द राइट आंसर ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड व्हाट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? गन मेटल ये अलॉय है आपका कॉपर का, टीन का और आपके जिंक का, ठीक है? इसी के साथ-साथ आप लोग याद रखो ब्रास। मैंने इसको कैसे याद रखा था कि गन मेटल जो है ये अलॉय है कॉपर का प्लस ब्रास का प्लस ब्रोंज का। क्योंकि देखो ब्रास में क्या होता है, कॉपर प्लस आपका आ जाता है जिंक, और ब्रोंज में क्या आ जाता है, ब्रोंज में आता है कॉपर प्लस टिन, है ना? तो ये तीनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। तो ये जो है आप लिख ही लीजिए और इसको याद ही कर लीजिए। मेरी जो ट्रिक थी मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको इसको याद करने की, तो उस हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हो, भूलोगे नहीं, ठीक है? तो गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर प्लस टीन प्लस जिंक, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉमनली यूज्ड प्रोपोर्शन ऑफ अलॉइंग एलिमेंट्स इन HSSR। HSS क्या है, हाई स्पीड स्टील। तो इसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 18% क्रोमियम होता है, सॉरी टंगस्टन होता है, 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है और 1% वैनेडियम होता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, in a metric micrometer a complete revolution of a thimble advances। देखो ये जो मीट्रिक माइक्रोमीटर है ना आपका, ये काम करता है नट एंड बोल्ट के प्रिंसिपल पे, ठीक है? और नट एंड बोल्ट का जो प्रिंसिपल होता है, इसमें हम लोग जो थ्रेड प्रोवाइड करते हैं, ये सिंगल आपका जो होता है, ये जब ये टर्न होता है सिंगल, एक एक जब टर्न लेता है, जो इसका पिच होता है वो होता है हाफ एमएम। हाफ एमएम माने 0.50 एमएम। तो इसी क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि भाई थिम्बल जब कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करता है तो वो कितना एडवांस होगा, तो ऑब्वियसली एक एक पिच ही एडवांस होगा वो, ठीक है? माने ये अगर आपके थ्रेड है तो एक रिवॉल्यूशन ले रहा है, माने यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, एक पिच रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? तो ये जो मल्टीपल थ्रेड होते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये सिंगल थ्रेड है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जो थिम्बल एडवांस करता है एक टर्न में, वो होता है 0.50 एमएम, ठीक है? हाफ एमएम, इस तरह से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर विविल प्रोटेक्टर इज। तो जो वर्नियर विविल प्रोटेक्टर है इसका लीस्ट काउंट होता है 5 मिनट। कितना होता है, 5 मिनट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मतलब फैक्चुअल है, क्वेश्चन फटाक से आ जाएगा आपको, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए फिर से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एन आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज अ नेगेटिव एरर, द करेक्ट रीडिंग कैन बी टेकन बाय। तो मैं अगर एग्जामिनर होती तो मैं यहाँ पे नेगेटिव एरर जैसा कुछ लिखती नहीं, मैं पहले क्या लिखती यहाँ पे, एन आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज अ जीरो एरर, ठीक है? और पूछती कि भाई ये जो ज़ीरो एरर है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़ीरो एरर जो होता है माइक्रोमीटर का वही पता नहीं होता है। ज़ीरो एरर का मतलब ये नहीं है कि वो माइक्रोमीटर एरर फ्री है, नो। ज़ीरो एरर का मतलब ये होता है कि वो जो माइक्रोमीटर है, उसकी मेन स्केल डिवीज़न का जो आपका ज़ीरो है या फिर मेन स्केल डिवीज़न की जो भी रीडिंग है, वो थिम्बल की ज़ीरो के साथ मैच नहीं हो रही है। ठीक है? तो इसको कहते हैं ज़ीरो एरर। अब ज़ीरो एरर में भी 2 टाइप है, एक है आपका नेगेटिव ज़ीरो एरर, एक है आपका पॉज़िटिव ज़ीरो एरर। तो जो नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है, इसका मतलब जो है आपका ज़ीरो, थिम्पल का जो ज़ीरो है, वो नीचे पहुँच गए यहाँ पे, ठीक है? मेन स्केल के नीचे। तो आप क्या करोगे, अगर आपकी वैल्यू यहाँ है, ठीक है? सपोज़ 10 है और ये थिम्बल जो है, ये थिम्बल बता रहा है, थिम्बल का ज़ीरो यहाँ है, वो बता रहा है 5। तो आप क्या समझोगे कि भई ये जो है नेगेटिव ज़ीरो एरर आ रहा है, नेगेटिव ज़ीरो एरर आ रहा है मतलब यहाँ पे सही जो है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, ये सही रीडिंग होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे फिर, इस 10 में इस 5 को मिलाओगे, तो 15 ऐसे आप रीडिंग दोगे। अगर सपोज़ ऐसा होता है कि आपका 10 यहाँ पे मेन स्केल डिवीज़न का ये है और आपका जो थिम्बल का जो बता रहा है रीडिंग, वो बता रहा है 15, तो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है? यहाँ पे बता रहा है, एक्चुअल में कहाँ होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था।
तो ये ऊपर गया, अब ऊपर गया तो अब इसको नीचे तो लाओगे ना, भाई आसमान क्यों चढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, नीचे आ जाओ। तो नीचे आ जाओ तो फिर क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे। तो नाम पे मत जाना, ठीक है, नाम पे मत जाना। ये जो एरर है ना माइक्रोमीटर का, ये बहुत ही बढ़िया है। ज़ीरो एरर मतलब ऐसा नहीं कि एरर फ्री है, नेगेटिव एरर मतलब ये नहीं कि उसको जो रियल रीडिंग आ रखी है उसमें से माइनस करना है, नो। करेक्ट रीडिंग जब लेनी होती है तो अगर नेगेटिव एरर है तो उस नेगेटिव एरर को आपको जो भी रीडिंग आ रखी है उसमें ऐड करना है, और अगर पॉजिटिव एरर है तो उस रीडिंग में से आपको उसे माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या होगा आपका, द करेक्ट रीडिंग कैन बी टेकन बाय एडिंग द नेगेटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग। ठीक है, एडिंग द नेगेटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ अ 50-75 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो जब भी कभी आप कोई आउटसाइड माइक्रोमीटर का इस तरह से देखो डायमेंशन, तो जो इसमें छोटी वाली वैल्यू दी गई है 50 और 75, तो जो ये 50 है ये होती है उसकी जीरो रीडिंग। अगर इसकी जगह मैं आपको देती 25 से लेके 100, तो इसमें जो है ये 25 जो होती है, ठीक है, ये होती है आपकी जीरो रीडिंग। एक होती है आपकी 100 से लेके 125 mm तक का माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। और मैं पूछूं कि भाई इसकी जीरो रीडिंग क्या है, तो ये जो आपका मिनिमम वहाँ पे वैल्यू जो दिखाई दे रहा है वो है आपका zero reading of that outside micrometer. Okay, तो 50 mm is the right answer over here. ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं इतना जल्दी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर आप लोग देख नहीं पाते हो, दैट्स वाई। ठीक है, तो मैं थोड़ा फास्ट फास्ट में ले रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, नट एंड बोल्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26, स्पॉट फिशिंग क्या है। स्पॉट फिशिंग इज डन टू। तो स्पॉट फिशिंग जो की जाती है वो एक्चुअल में हम जो सरफेस है आपके वर्कपीस का इतना फ्लैट कर देते हैं कि जो बोल्ट होता है ना, जो बोल्ट होता है उसके हेड को बैठने के लिए जगह मिल जाए। ठीक है, सतह को सपाट किया जाता है ताकि बोल्ट हेड सतह पर ठीक बैठा जा सके। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। Make surface flat so that the bolt head can be take proper seat on the surface. ठीक है, गिविंग फाइन फिनिश टू द ड्रिल होल्ड, इसका मतलब क्या है, हम कि क्वेश्चन नंबर 1 ही जब देखा था मैंने, कि मैंने आपको कहा था रीमिंग ऑप्शन। ठीक है, रीमिंग जो ऑपरेशन होता है ये रीमिंग ऑपरेशन का आंसर है। ठीक है, इनलार्ज द एग्जिस्टिंग होल माने बोरिंग। ठीक है, बोरिंग में हम क्या करते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग होल है, जो पहले से ही मौजूद होल है, उसका जो है हम साइज बढ़ाते हैं। ठीक है, साइज बढ़ाते हैं या फिर हमें जितना चाहिए उतना हम उसको और ज्यादा बड़ा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ड्रिल चक्स आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल बाय मीन्स ऑफ। तो जो ड्रिल चक होते हैं मशीन स्पिंडल पे हम जब उसको लगाते हैं तो किसकी मदद से लगाते हैं, तब हम उसको आर्बर की मदद से लगाते हैं। किसके, आर्बर की। अच्छा, ड्रिल चक को अगर स्पिंडल से निकालना हो तो हम किसकी मदद से निकालते हैं, तो तब हम उसको ड्रिफ्ट की मदद से निकालते हैं। दो अलग क्वेश्चन है लेकिन एक ही क्वेश्चन में मैं आपको ये समझा रही हूँ। देखो, जब हमें ड्रिल चक को स्पिंडल पे लगाना है, माउंट करना है, अगर माउंट करना है तो हम उसे आर्बर की मदद से माउंट करेंगे। लेकिन अगर हमें उसे रिमूव करना है स्पिंडल से तो हम ड्रिफ्ट की मदद से उसे रिमूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो देखो एब्रेसिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका आर्टिफिशियल, एक होता है आपका नेचुरल। तो नेचुरल एब्रेसिव में आता है आपका डायमंड, कोरंडम, ठीक है, एमरी। तो यहाँ पे देखो ये है आपकी नेचुरल एब्रेसिव, और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये है आपका आर्टिफिशियल एब्रेसिव। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये आपका नॉन टेक का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंगल ऑफ बटरेस थ्रेड इज। तो बटरेस थ्रेड जो होती है कुछ इस तरह से होता है, देखो। तो ये जो 45 डिग्री का एंगल होता है, कितना होता है, 45 डिग्री का एंगल होता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन बनता है बटरेस थ्रेड में कि एक तो एंगल 45 का हो गया, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा ये जो होता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये भी याद रखो। तो 45 डिग्री इज द राइट आंसर ओवर हियर, हमेशा क्वेश्चन बनता है इससे। और जो आपका ब्रिटिश आपका बीए थ्रेड जो होता है, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, उसका एंगल होता है 55 डिग्री। दूसरा देखो और इम्पोर्टेंट, ये एक्मे थ्रेड का भी पूछ लेता है कि भाई एक्मे थ्रेड जो होती है ऐसे,
तो ये जो एक्मे थ्रेड होती है, एक्मे थ्रेड जो होती है, इसमें इंक्लूडेड एंगल कितना होता है? तो ये होता है आपका 29 डिग्री। आप लोगों ने इंजीनियरिंग में जब इंजीनियरिंग ड्राइंग ड्रॉ भी की होगी, तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमको पढ़ाया जाता है कि हमें पूरी एक शीट ही निकालनी पड़ती है टाइप्स ऑफ थ्रेड की। तो उसमें हम लोगों को पता ही चल जाता है और हम लोग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि ये याद ही हो जाता है। तो ईज़ी है ये। एक्मे थ्रेड याद रखो, बटरफ्लाई थ्रेड याद रखो, जो इम्पोर्टेंट है उनको याद रखना है आपको, ठीक है? Next question, question number 31. A collet chuck is meant for gripping off. तो जो ये कॉलेट चक होता है, ठीक है, चक भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो ये किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? क्या हेवी जॉब्स को पकड़ने के लिए, लार्ज डायमीटर जॉब्स को पकड़ने के लिए, स्मॉल जॉब्स को होल्ड करने के लिए, या स्मॉल डायमीटर जॉब्स को होल्ड करने के लिए? तो आपके जो कॉलेट चक होते हैं, ये स्मॉल डायमीटर जॉब्स जो होती है, जो आप 3 जॉ चक में भी नहीं पकड़ पा रहे हो, 4 जॉ में भी नहीं पकड़ पा रहे हो, तब आप क्या करते हो? कॉलेट चक का इस्तेमाल करते हो यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. अ स्टेडी इज यूज्ड। देखो, स्टेडी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फिक्स्ड स्टेडी, दूसरा होता है आपका ट्रैवलिंग स्टेडी कहो, ठीक है? ट्रैवलिंग स्टेडी कहो, या फिर आपका मूवेबल स्टेडी होता है, ठीक है? तो ये जो आपका स्टेडी होता है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो स्टेडी जो होता है ना, जो आपके लॉन्ग जॉब्स होते हैं, ठीक है? जो लॉन्ग जॉब्स होते हैं, यहाँ पे आपका हेड स्टॉक है, ठीक है? ये आपका हेड स्टॉक है, ये आपका टेल स्टॉक है। तो ये टेल स्टॉक और हेड स्टॉक के बीच में जब टूल टर्निंग वगैरह करता है और बहुत लंबा जॉब है, ठीक है? बहुत ही बड़ा जॉब है, बहुत लंबा जॉब है, तो जब ये टर्निंग करता हुआ इधर से इधर आएगा, ठीक है? जब ये टर्निंग करता हुआ इधर से इधर, इधर-इधर आ रहा है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होने का बहुत बड़ा खतरा होता है, ठीक है? डिफ्लेक्ट हो जाएगा, माने ये जो है बेंड हो जाएगा। ये क्या होगा? ये आपका जो वर्क पीस है, यहाँ पे ऐसे करके मुड़ सकता है, ठीक है? ये एक तरफ से ऐसे इधर जाकर मुड़ जाएगा, तो ये ऐसा मुड़े ना, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे जो है फोर्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट ना हो, इसीलिए हम स्टेडी रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसको स्टेडी रेस्ट भी कहते हैं। तो ये पूछा जा रहा है किस लिए? तो टू सपोर्ट द जॉब, ठीक है? टू सपोर्ट द जॉब वी यूज्ड स्टेडी रेस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो 2 प्रकार के स्टेडी होते हैं, ठीक है? स्टेडी में भी आपको और एक क्वेश्चन बनता है कि भाई ये जो फिक्स स्टेडी होते हैं, इसमें कितने पैड होते हैं, और ये ट्रैवलिंग स्टेडीज में कितने पैड होते हैं? ध्यान रखिए, फिक्स स्टेडी जो होता है, इसमें 3 पैड्स अवेलेबल होते हैं, और जो ट्रैवलिंग आपका स्टेडी है, इसमें 2 पैड्स अवेलेबल होते हैं। बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब छोटे-छोटे ही वर्क पीस से, या छोटे-छोटे टूल, छोटे-छोटे जो भी ऑपरेशंस होते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना सकता है एग्ज़ामिनर, अगर बनाना चाहे। इसी वजह से अगर कोई भी एग्ज़ाम आपको टेक्निकल की निकालनी है, या कोई भी एग्ज़ाम निकालनी है, पर्सनली मेरी बात मानिए, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। और अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो हमारे एम रेलवे एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। गो एंड चेक इट आउट। बहुत सारे जो आपकी ट्रेड्स हैं, उनके लिए हमने टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रखी है। देखो, कौन से ट्रेड्स के लिए प्रोवाइड कर रखी है, हमने प्रोवाइड कर रखा है इलेक्ट्रीशियन के लिए, फिटर के लिए, टर्नर के लिए, वेल्डर, मशीनिस्ट ग्राइंडर। 10 सेट्स है ईच ट्रेड के, और मात्र 299 इसकी जो है प्राइस रखी गई है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33. अ कैरियर इज यूज्ड विथ अ। तो ये जो कैरियर होता है, ये किसके साथ हम इसको यूज करते हैं? तो कैरियर को जो है हम ये कैच प्लेट के साथ यूज करते हैं, ठीक है? कैच प्लेट के साथ यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैंड्रिल इज एम्प्लॉयड फॉर अ टर्निंग ऑफ। तो मैंड्रिल जो होता है ना, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, ये पता होना चाहिए। अगर कोई वर्क पीस है, ठीक है? अगर कोई वर्क पीस है, लेकिन वो वर्क पीस किस तरह से है? हॉलो वर्क पीस है, ठीक है? हॉलो वर्कपीस है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि मैंड्रिल यहाँ आ जाता है, ये आपका मैंड्रिल, और फिर इस मैंड्रिल को सपोर्ट इधर से आ गया टेल स्टॉक, और इधर टर्निंग वगैरह होती है। तो हॉलो जो वर्कपीस होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए हम मैंड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन देखो, ये जो बुश, स्लीव और गियर ब्लैंक है, ये हॉलो होते हैं। बाकी सारे जो ये है ऑप्शन, ये सॉलिड होते हैं, ठीक है? ये सॉलिड है, तो ये इनका आंसर नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्शन ए, कि मैंड्रिल जो एम्प्लॉय किया जाता है टर्निंग में, वो बुश की टर्निंग करते समय, या स्लीव की टर्निंग करते समय, गियर ब्लैंक की टर्निंग करते समय उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35.
फॉर्म टूल प्लंजिंग मेथड इज अ मेथड ऑफ पेपर टर्निंग यूज्ड फॉर। तो इसका पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया है कि फॉर्म टूल टर्निंग मेथड जो हम करते हैं, स्मॉल लेंथ ऑफ टेपर इन मास प्रोडक्शन वेयर द एक्यूरेसी इज नॉट अ क्राइटेरियन। ठीक है, क्राइटेरिया ही नहीं है, एक्यूरेसी थोड़ी इधर उधर हो गई तो भी चल जाएगा, लेकिन मास प्रोडक्शन में आपको टेपर टर्निंग करनी है और स्मॉल लेंथ में टेपर देने हैं। ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े टेपर प्रोवाइड कर रहे हो आप लोग, बहुत लंबे लंबे लेंथ वर्क पीसेस पे टेपर प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसे नहीं है। स्मॉल लेंथ ऑफ टेपर प्रोवाइड करना है और जो है मास प्रोडक्शन में करना है, तो हम तब फॉर्म टूल प्लंजिंग का इस्तेमाल करेंगे। और अगर पूछा जाए कि स्मॉल लेंथ ऑफ टेपर वेयर एक्यूरेसी इज इसेंशियल, तब किस तरह का हम टेपर वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो हम वहाँ पे कंपाउंड स्लाइड जो था हमने पढ़ा था, सिविल कंपाउंड स्लाइड वाला, वो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द मेन डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज अलाउड इन मैन्युफैक्चर। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज का जो डिफरेंस होता है उसी को हम टॉलरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉलरेंस। Next question, question number 37. In the drawing, the dimension of a shaft is shown as 40 plus 0.068 slash minus 0.042 mm. Which size of shaft is not within the tolerance limit? तो देखो इसका टॉलरेंस क्या होगा, इसकी जो अपर लिमिट होगी होगी 40.068 और इसकी जो लोअर लिमिट होगी ये होगी 39.958 mm। तो पूछ रहा है कि भाई कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन में दे रखा है ये विद इन टॉलरेंस नहीं आएगा, इन दोनों के दरमियान नहीं आएगा। तो क्या 60.068 आएगा? जी हाँ, ये तो यही नजर आ रहा है, देखो यही नजर आ रहा है, आएगा ये। क्या ये 40 आ रहा है? हाँ जरूर, इसके पहले ही 40 आ जाएगा ना, तो ये भी आ रहा है। 39.98 आएगा कि हाँ ये 9.8 के बाद 998 कहीं तो आ ही जाएगा, है ना। ठीक है, 39.998 यहाँ पे कहीं आ जाएगा, लेकिन 40.096 नहीं आएगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है आंकड़ा। ठीक है, ये जो नंबर है ये ऊपर जा रहा है, यहीं तक हमारी लिमिट है। ठीक है, यहीं तक हमारी लिमिट है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर कि 40.096 हमारा जो है यहाँ पे नहीं जा सकता, जो भी लिमिट है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाइड फॉर। तो इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है? इंटरचेंजेबिलिटी माने कि देखो कोई एक आपका बोल्ट है, ठीक है, और अब इसका नट जो है ये खराब हो गया, इसका जो नट है ये खराब हो गया है नट। अब इसका नट जो खराब हो गया, तो ऐसा ना हो कि आप दुकान पे जाओ तो आपको एक ऑर्डर देना पड़े कि इस नट को ऐसा ऐसा स्पेसिफिकेशन है, ये बनाना पड़ेगा, फिर आपको 1 महीना लग जाएगा वो नट आने के लिए और फिर आप उसको इस्तेमाल करोगे और फिर आपकी मशीन चलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जाओगे, आप उस बोल्ट का जो भी साइज़ है वो बता दोगे, फटाक से आपको नट मिल जाएगा, आप नट लेके आओगे, लगा दोगे, आपकी मशीन शुरू। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। माने कोई अगर पार्ट खराब भी हो रहा है तो तुरंत उसको रिप्लेसमेंट मिल जाता है और मशीन जिस तरह से चलती थी उसी तरह से चलेगी। अगर दूसरा एग्जांपल दूँ ना, मशीन का एग्जांपल देते हुए दूसरा एग्जांपल दूँ, जैसे अगर कोई आपकी पानी की बॉटल है, ठीक है, पानी की बॉटल है कंसिडर कर लो, मुझे ड्राइंग नहीं आ रही है। ठीक है, तो सपोज आपकी पानी की बॉटल है, तो वाटर बॉटल जो आपकी है उसका है क्या हो गया कि आपके पास 2 वाटर बॉटल है सेम कंपनी की। ठीक है, सेम कंपनी की है, वाटर बॉटल ए, वाटर बॉटल बी। तो इसका जो बॉटल का आपका कैप है, इसका जो बॉटल का ढक्कन है ये ए को लग जाएगा और क्या कैप जो बॉटल ए की है वो बी को भी लग सकती है। ऐसा नहीं कि वो बोलेगी नहीं कैप बी कि भाई मैं तो कैप ए के साथ नहीं मिलूंगी, मुझे नहीं जाना वहाँ पे, मैं वहाँ पे कोई लाइक कि मैं उसको ये नहीं करूँगी, ऐसा तो नहीं बोलती है ना, कोई बॉटल का ढक्कन ऐसा थोड़ी बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि वहाँ पे इंटरचेंजेबिलिटी अप्लाई की जाती है। इंटरचेंजेबिलिटी इस तरह से अप्लाई की जाती है कि अगर कुछ चीज़ चाइना में भी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो इंडिया में जब आती है, तो इंडिया में उसको इस्तेमाल करने में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, कहीं पर भी वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग की गई हो। जैसे अभी देखो मेरा आईपैड, अब इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कर रखा है? चाइना में कर रखा है।
ठीक है, इसका सॉफ्टवेयर कहीं और से आ रहा है, ठीक है, इसका सॉफ्टवेयर कहीं और से आ रहा है और अगर इसका कोई पार्ट खराब हो जाता है, तो मैं यही सर्विस जो है आपका इंडिया में ही इसकी सर्विस सेंटर पे जाके इसका सर्विसिंग कराऊँगी। तो वहाँ का जो भी पार्ट होगा उस सर्विस सेंटर का, वो यहाँ पे फटाक से लगा देंगे, भले वो कहीं पर भी मैन्युफैक्चर कर रखा होगा। तो आप समझ रहे हो कि भई इंटरचेंजेबिलिटी की वजह से जो है, यहाँ पे हम लोगों को अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई अगर छोटा-सा पार्ट भी कहीं और जाकर मैन्युफैक्चर हो रहा है और कहीं और जाकर वो असेंबल हो रहा है, इसको कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी और इंटरचेंजेबिलिटी कब कर सकते हैं हम? जब मास प्रोडक्शन हो। छोटा जो स्पेशलाइज़्ड प्रोडक्शन है उसमें नहीं कर सकते इंटरचेंजेबिलिटी, बहुत पैसा लग जाएगा फिर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है देखो, मास प्रोडक्शन इज़ द राइट आंसर ओवर हियर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट ये आपका नॉन-टेक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ श्रिंकेज फिट इज़। तो श्रिंकेज फिट क्या होता है? श्रिंकेज फिट में क्या किया जाता है कि आपका जो भी मटेरियल है उसको गरम कर दिया जाता है। गरम करने से क्या होगा, वो साइज़ कम हो जाएगा। फिर उसको फिट कर देंगे और फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो वो जो है आपका अ, जब पहले तो सिकुड़ गया था, बाद में वो जो है वो फैल जाएगा। तो श्रिंकेज फिट का सही एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है ऑप्शन डी, आयरन टायर ऑन द व्हील्स ऑफ वैगन। ठीक है, आयरन टायर्स ऑन द व्हील ऑफ वैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने कभी नहीं सोचा क्या, वो जो होता है ना साइकिल का, हम क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं यार, वो जो साइकिल के टायर के पहले वो लगा हुआ होता है ना, हम्म, साइकिल का जो होता है ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब जो स्टील का लगा हुआ होता है उसके ऊपर हम जो है रबर का टायर लगाते हैं, तो वो किस तरह से फिट किया जाता है, तो भाई ये श्रिंकेज फिट ही होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, लीस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल इज। तो लीस्ट काउंट क्या होता है कि मिनिमम से मिनिमम इतना जो डायमेंशन है वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। तो स्टील रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो है 0.5 mm। ठीक है, 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, वी ब्लॉक्स ऑफ अ ग्रेड बी आर मेड ऑफ। तो वी ब्लॉक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ग्रेड ए, एक होता है आपका ग्रेड बी। जो ग्रेड बी होता है ये बना होता है क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का, और आपका जो ग्रेड ए होता है ये हाई क्वालिटी स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, इसका लेंथ होता है 100 mm, इसका लेंथ होता है अप्रोक्स 300 mm। ध्यान रखना, ठीक है। और जो आपके वी ब्लॉक्स होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपका एक वी ब्लॉक होता है सिंगल बिवेल, ठीक है, सिंगल बिवेल, सिंगल स्लॉट वी ब्लॉक, ठीक है, सिंगल बिवेल, डबल स्लॉट वी ब्लॉक। थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आ रहा है। और आपका होता है डबल बिवेल, सिंगल स्लॉट वी ब्लॉक। जैसे इधर भी वी स्लॉट प्रोवाइड किया, इधर भी प्रोवाइड किया, और यहाँ पे जो है आपका ग्रूव प्रोवाइड किया जा रहा है। और होता है आपका मैच्ड वी ब्लॉक, माने दो जो वी ब्लॉक होंगे वो एक दूसरे को जुड़वा होंगे, मैच वी ब्लॉक, ठीक है। और वी ब्लॉक का इस्तेमाल हम ज़्यादातर ड्रिलिंग ऑपरेशन जब किए जाते हैं तब करते हैं। सिलिंड्रिकल जो भी वर्कपीस होते हैं उसको होल्ड करने के लिए वी ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। वी ब्लॉक से और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वी ब्लॉक का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ग्रेड बी का जो वी ब्लॉक है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो ये बना होता है आपका क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एसआई इज द। तो लेंथ का जो बेस यूनिट होता है एज पर एसआई सिस्टम ये होता है मीटर। क्या होता है, मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक स्क्वायरनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ अ चॉप। स्क्वायरनेस भी और फ्लैटनेस चेक करना है, ठीक है, मेजर नहीं करना है, चेक करना है, तो हम उस समय ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जेनी कैलिपर इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये जेनी कैलिपर, इसके बारे में मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, प्लीज आप लोग देख लेना। जेनी कैलिपर का नाम पूछ लिया जाता है, जेनी कैलिपर को क्या क्या कहा जाता है, तो इसको हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहा जाता है, ठीक है। इसको ऑड लेग कैलिपर भी कहा जाता है, और जेनी कैलिपर तो इसका नाम है ही है। जेनी कैलिपर का इस्तेमाल कब किया जाता है, राउंड जो ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर निकालने के लिए हम जेनी कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। हम वर्कपीस में, ठीक है, वर्कपीस में पैरेलल लाइंस खींचने के लिए जेनी कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। जेनी कैलिपर दो प्रकार के होते हैं, एक बेंट टाइप जेनी कैलिपर और एक हिल लेग जेनी कैलिपर।
तो ये मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, प्लीज़ आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जाकर देख लोगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एन एक्सीडेंट इज़, तो एक्सीडेंट क्या होता है? ये क्या है, एक प्लान्ड प्रोग्राम होता है? नहीं, ये अनप्लान्ड इवेंट होता है। क्या इस पे हमारा कंट्रोल होता है? नहीं, ये नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, दैट्स व्हाई इसको एक्सीडेंट कहेंगे ना। एंड एन अनडिजायरेबल इवेंट, यस, हम इसको डिजायर नहीं करते कि भाई ऐसा कुछ हो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट कि ये अनप्लान्ड है, नॉन कंट्रोल्ड है और अनडिजायरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, फायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो फायर अगर आपको जलानी है, ठीक है, भगवान मेरा ड्राइंग, तो देखो फायर अगर आपको जलानी है, आपने ऐसा डायग्राम भी देख रखा होगा आपके जो भी आप नोट्स पढ़ रहे होंगे उसमें, तो इसमें 3 फैक्टर काम करते हैं। 3 फैक्टर कौन से? एक तो फ्यूल उसको मिल जाए, या हीट मिल जाए, या ऑक्सीजन मिल जाए। अगर ये 3 अगर फैक्टर है तो आपकी जो है आग जल जाएगी, फायर जल जाएगा। लेकिन अगर ये 3 फैक्टर में से अगर आपको फायर को क्या करना है? बुझाना है, ठीक है? आपको फायर को बुझाना है तो इन तीनों में से कोई एक फैक्टर आपको खत्म करना पड़ेगा, या फिर आप वहाँ का फ्यूल सप्लाई खत्म कर दो, या हीट सप्लाई खत्म कर दो, या ऑक्सीजन का सप्लाई खत्म कर दो, तब जाके आप क्या कर सकते हो? उस फायर को खत्म कर सकते हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ द कटिंग स्पीड। जो कटिंग स्पीड होती है किसी भी टूल की, उसमें कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं करता है? तो डायमीटर ऑफ द वर्कपीस, जी हाँ यही है, इन्फ्लुएंस नहीं होता है। डायमीटर ऑफ वर्कपीस से किसी भी तरह की कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, लेकिन वर्क मटेरियल पे इन्फ्लुएंस होता है कि जी हाँ, अगर वर्क मटेरियल हार्ड है तो स्पीड कम, वर्क मटेरियल सॉफ्ट है तो स्पीड ज्यादा, ठीक है। टूल मटेरियल, हाँ टूल मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, अगर टूल मटेरियल हाई स्पीड स्टील का है तो डिफरेंट आपका जो है स्पीड होगा, दूसरे किसी मटेरियल का तो डिफरेंट स्पीड होगा। ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, जी हाँ, अगर थ्रेडिंग करनी है तो स्पीड हम कम रखते हैं, अगर कोई टर्निंग करनी है तो स्पीड ज़्यादा रखते हैं। तो जी हाँ, ये जो है इस इन चीज़ों पे तो जो आपकी कटिंग स्पीड है वो मैटर करती है। लेकिन ये जो है वर्कपीस का क्या डायमीटर होगा, इस पे नहीं मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, which range of cutting speed is set for turning mild steel using high speed steel tool, ठीक है। HSS टूल जो है उसमें टर्निंग करते समय कटिंग स्पीड कितनी रखी जाती है, ये क्वेश्चन है और ये फैक्चुअल है। देखो 35 से लेके 50 मीटर पर मिनट तक का यहाँ पे आप स्पीड रख सकते हो। Okay. Next question. A nut is to be made for a screw of M10 slash 1.5 into 1.5. What is the size of hole drilled? तो ये क्या होता है? ये होता है आपका मेजर डायमीटर और ये 1.5 जो है ये आपका होता है पिच। तो आपको जब होल ड्रिल का साइज निकालना है तो आपको मेजर डायमीटर में से पिच माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा 8.5 mm, ठीक है, 8.5 mm। इसका दूसरा भी फॉर्मूला होता है जिसमें आपको पिच को 0.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, ठीक है, वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। इसी वजह से ध्यान रखो, इस तरह से आपको पहले इस तरह से जो है वहाँ पे निकालना है, मेजर डायमीटर में से पिच माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नॉन टेक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रेक्टिफाई डैमेज्ड और रस्टेड थ्रेड्स। तो डाई नट का हम इस्तेमाल करते हैं कि जो भी डैमेज और थ्रेड हो चुकी है उनको सही करने के लिए डाई नट का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 52, it is the process of removing very small chips from metal surface by means of sharp edge tool. What is the tool called as? तो क्या इसको स्क्रेपर कहा जाता है, चीजल कहा जाता है, हैक्सो कहा जाता है, रिमर कहा जाता है? तो देखो स्मॉल चिप्स के जो है एमआरआर होता है, मेटल रिमूवर होता है और शार्प एजेस का टूल यूज किया गया है, तो ये है आपका स्क्रैपर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। हैक्सो तो नहीं है, चीजल भी नहीं है, रीमर भी नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 53, द फंक्शन ऑफ क्रॉस स्लाइड इज। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि क्रॉस स्लाइड देखो इसमें क्या होता है कि आपको सप्लाई, आप क्या करते हैं, फीड का सप्लाई प्रोवाइड करते हो टूल पोस्ट को, और वहां से टूल को जो है आपका फीड चला जाता है। क्रॉस स्लाइड में आपको हाथ से ही जो है फीड देना पड़ता है, इसमें पावर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना। और आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल कर भी रखा होगा कॉलेज में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओवर, टू सप्लाई फीड टू द टूल पोस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54,
टू अ जॉब प्रिसाइजली इन अ 4 jaw chuck द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज। तो एक 4 jaw chuck में, ठीक है, एक 4 jaw chuck में एक कृत्य को ठीक ठीक ट्रू करने के लिए उपयोग के लिए जाने वाला उपकरण। तो हम यहाँ पे डायल टेस्ट इंडिकेटर विथ मैग्नेटिक बेस का इस्तेमाल करते हैं कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आपका जॉब है, वो प्रिसाइजली 4 jaw chuck में बैठ जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, फॉर माउंटिंग अ लेथ चक। लेथ चक कब माउंट करते हैं आप लोग? आपने जब प्रैक्टिकल किया होगा, आपने देखा होगा कि कोई किस तरह का इरेगुलर शेप में वर्क पीस है और आपको उसमें कोई ऑपरेशन कराना है। तो हम क्या करते हैं कि 3 jaw चक को निकालते हैं। पर्टिकुलरली क्या होता है, नॉर्मली 3 jaw चक ही लगा होता है लेथ मशीन पे। तो हम 3 jaw चक को वहां से निकालते हो और 4 jaw चक वहां पे माउंट करते हैं। तो जब भी आपने तो पर्सनली नहीं किया होगा, लेकिन आपके टीचर ने जब माउंट किया है तब एक प्रैक्टिकल होता है कि किस तरह से चक की भी माउंटिंग की जाती है। तो आपने देख रखा होगा कि जब भी आपका टीचर वहां पे माउंटिंग कर रहे हैं तो वो कभी भी पावर सप्लाई ऑन नहीं करते हैं। ध्यान रखना, पावर सप्लाई कभी ऑन नहीं किया जाता है चक माउंटिंग करते समय। चक जब माउंट किया जाता है वो मैन्युअली ही माउंट किया जाता है, हाथों से ही माउंट किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा माउंट इट बाय अ हैंड ओनली, नो पावर सप्लाई यूज। जब माउंट हो गया तब स्टार्ट करके देखते हैं कि भाई सही तरीके से माउंट हुआ या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, ये नॉन टेक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, द मेन एडवांटेज ऑफ बोरिंग ओवर रीमिंग इन द लेथ इज दैट। तो बोरिंग का क्या एडवांटेज है ओवर रीमिंग? तो इसका सही आंसर, बेटर फिनिश इज ऑब्टेनेबल, द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द बोर टू अ प्रिसीजन डायमीटर कैन बी डन मोर क्विकली। ऑप्शन सी, boring corrects any eccentricity in the bore while the reaming does not। ये सही आंसर है, ऑप्शन सी इज द सही राइट आंसर ओवर हियर। क्या होता है देखो, अगर कोई होल है, ठीक है, कोई होल है लेकिन वो इसेंट्रिकली नहीं है, इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है। माने इसका सेंटर जो है, एक सेंटर की एक साइड में ज्यादा मटेरियल कट गया और एक साइड में कम मटेरियल कट गया। तो आप बोरिंग की हेल्प से क्या कर सकते हो कि जहाँ पे इसेंट्रिसिटी है वो इसेंट्रिसिटी को सही करके वो कॉन्सेंट्रिक एक आप होल बना सकते हो वहाँ पे। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रिक वहाँ पे क्या है, होल जनरेट कर सकते हो। लेकिन ये चीज आप रीमिंग में नहीं कर सकते हो। रीमिंग में ऑब्वियसली सरफेस फिनिश की जाती है बढ़िया तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, in a lathe when a tool is set above the center the top rake angle is। तो आपका वर्कपीस है सपोज ये, ठीक है, और ये आपका जो है लेथ का क्या कहते हैं इसको, लेथ सेंटर है। ठीक है, लेथ सेंटर है। तो जो आपका टूल है, टूल जो है आपने लेथ सेंटर के अबव माउंट किया है। ठीक है, लेथ सेंटर के अबव माउंट किया है। तो इसमें क्या होता है, आपका रेक एंगल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, रेक एंगल इंक्रीज हो जाता है, लेकिन क्लियरेंस एंगल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे आपको पूछा गया कि टॉप रेक एंगल में क्या होगा, तो टॉप रेक एंगल जो होगा वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, टॉप रेक एंगल आपका बढ़ जाएगा और क्लियरेंस एंगल घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, a dimension is stated as 25 plus minus 0.02 mm in drawing, what is the tolerance। तो जब देखो बेसिक साइज जो आपकी है सेम है और आपका जो टॉलरेंस प्रोवाइड किया गया प्लस माइनस में ये सेम ही नंबर है, तब आप क्या करना, सिंपल इसको जोड़ देना। जैसे 0.02 प्लस 0.02 तो ये आ जाएगा 0.04 mm। अगर ऐसा करने की इच्छा नहीं है तो फिर पूरा करते बैठो। जैसे कि इसकी मैक्सिमम जो साइज क्या है 25.02 mm। ठीक है, और इसकी मिनिमम साइज कितनी है, इसको 25 में से 0 पॉइंट आपका जो है 0.02 निकाल दो। ठीक है, 25 में से 0.02 निकाल दो तो 25 माइनस 0.02 24.98। ठीक है, 98 आ गया, 24.98। अब ये मैक्सिमम आपका ये साइज है और ये मिनिमम साइज है। मैक्सिमम में से मिनिमम निकालोगे तो क्या आएगा, टॉलरेंस मिल जाएगा। तो जब आप इसको निकालते हो तो इसका सही आंसर आता है आपका 0.04। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं अगर ऐसा करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो सीधा इसको मिला दो। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ये नॉन टेक का क्वेश्चन है। ठीक है,
ओके, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं, 60 ही क्वेश्चंस थे। होप सो कि आपको ये आज का जो मैंने पेपर डिस्कस किया है वो समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है या कोई क्वेश्चन छूट गया है बातों में मेरे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, अगली क्लास में मैं उसको डिस्कस कर लूँगी, ओके। एंड इसका जो आंसर की है या फिर जिसको नॉन टेक के क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन के आंसर चाहिए, मुझे बता देना, अगली क्लास में मैं वो प्रोवाइड कर दूँगी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।